जब सरकार ये कहती है कि अब आदिवासी को जल जंगल जमीन है, सब कुछ उनका है, तो फिर इस तरह के कानून लागू करके क्यों गरीबों को फंसाया जा रहा है? उनको माँ के नाम एक पेड़, अब वहां पर कितना पेड़ कट रहा है, किसका मुनाफा हो रहा है उसमें? उद्योगपति पूंजीपति को हो रहा है। यही है कि उन्होंने तो जनता को बोल दिया, भरोसा दे दिया है कि हम आपके साथ है। ये तो समय बताएगा कि कितना कौन साथ में है। हमारे क्षेत्र में आपकी सरकार के द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के माध्यम से इको सेंसिटिव जोन कानून लागू किया गया है, जिसे तत्काल रद्द किया जाए। उनके साथ में बहला फुसला के और धर्मांतरण किया जाना, क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे? तो आप ये बताओ, देश के नाम पर बार बार हम ही को क्यों उसका बलि चढ़ाया जाता है? कि कांग्रेस हमेशा ही इस प्रकार की चीजों को सपोर्ट करती है जो अराजकता फैलाती हो। देखिए, ये भाजपा का अपना कहना है। जो नक्सल जिनको कहा जाता है, वो एक तो ज्यादातर बंदूक से लड़ने की बात वो करते हैं, मगर हम लोग जो लड़ते हैं, हम चुनाव भी लड़ते हैं। नक्सलवाद चुनाव लड़ते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो फिर तो हम लोगों का राजनीतिक दल है। पर उनकी जो सीपीएम पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो चुनाव लड़ती है। उनको जिस ढंग से काम करना चाहिए था जनता का, उस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप शेर पालने के नाम पर हटा रहे, आप सड़क बनाने के नाम पर हटा रहे, अब रेल के कई लाइन बनाने के नाम पर हटा रहे, अब पूर्व रेंज के नाम हम पर। समाजवादी जन परिषद कमेटी के साथ में बैठे हुए हैं और किसान आदिवासी संगठन के रूप में भी ये लोग काम करते हैं। लंबे समय से मैं इनके संपर्क में रहा, इनसे जानना चाह रहा था कि ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं। लगातार क्षेत्रों में अन्य दूसरे लोगों द्वारा इन्हें अर्बन नक्सल के रूप में भी प्रचारित किया गया है। हमारे साथ फागराम जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट में ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और लगातार इनका जो संघर्ष चल रहा है प्रूफ रेंज को लेकर भी, जो केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है, साथ ही हम धर्मांतरण को लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। हमारे साथ चलने देना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ फागराम जी हैं, जो कि जन परिषद के वरिष्ठ नेता भी हैं या कार्यकर्ता इन्हें कह सकते हैं, महामंत्री हैं राज्य के। इनसे हम चर्चा करके जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। फागराम जी, आपके विषय में पहले बताएं और संगठन के विषय में बताएं। देखिए, ऐसा है कि मेरे व्यक्तिगत विषय में तो ये है कि मेरा नाम फागराम है और मैं ग्राम केसला भूमकापुरा में रहता हूँ। और हम लोग इस जो केसला ब्लॉक क्षेत्र है और होशंगाबाद जिले, नर्मदापुरम जिले, हाँ, नर्मदापुरम जिले के काफ़ी बड़े हिस्से में हम लोग काम करते हैं। हम इस तरह काम करते हैं क्योंकि देश आज़ाद के बाद जो राजनीतिक दलें बने, सत्ता में आए, उनको जिस ढंग से काम करना चाहिए था जनता का, उस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हमें भी चुनाव राजनीति में आना पड़ा। आज सिर्फ लोगों को उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा है। इसलिए उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि हमारे इलाका में जैसे पूर्व रेंज है, ये पहले एक बार 67-68 में इसको एक बार विस्थापन किया जा चुका है, तो उजाड़ा गया, उसका ठीक से पुनर्वास नहीं किया। तो किसान आदिवासी संगठन 1985 में उसका स्थापना केसला में हुआ। उसके बैनर तले समाजवादी जन परिषद का 1995 में किया गया। वो अपना इस इलाके क्षेत्र में लोगों के ऊपर जो दिक्कत है सरकार के द्वारा या उनके नियम कायदे के कानून के वजह से जो दिक्कत बढ़ रही है, या जो भी उनकी रोजी रोटी छीनती है, या जो भी परेशानी बढ़ती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी है, उन सारे चीज़ को लेके हम लोग वहाँ पर सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं, लिखते भी हैं। तो ये सारी बात को लेके हम लंबे समय से काम कर 1995 में समाजवादी जन परिषद इलाके में काम कर रही है और देश के अंदर भी 9-10 जिलों में उसका इकाई है। किसान संगठन 1984-85 उसकी स्थापना केसला में की गई। वो भी लगातार यहाँ, वो राजनीतिक संगठन है किसान संगठन, तो इस क्षेत्र में लगातार वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले बड़े बड़े मुद्दे भी उठाए, जैसे पूर्व रेंज विस्थापित, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विस्थापित, तबादला से विस्थापित, बोरी अभियान के विस्थापित, 1969 का जी 26 गांव जो खाली हुए जी, है ना। हाँ, हम मूल रूप से ये जानना चाहते हैं कि संगठन किसके लिए काम कर रहा है। देखिए, ये तो ये क्षेत्र की जनता के लिए काम करता है। हाँ, उनका आपका प्रसार बाहर भी है। हेलो, हाँ है, झारखंड और उड़ीसा में भी है। हाँ हाँ, आजकल तो ये जो व्यवस्था चल रही है इससे तो और ज्यादा फैल जाता है, पहले तो ऐसा नहीं था। मूल रूप से आप आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम किसी विशेष जाति के लिए नहीं करते। हम तो अपने क्षेत्र में जनता को दिक्कत होता है किसी व्यवस्था में या किसी कानून से, अब जैसे जबरदस्ती किसी को हटाएंगे, जैसे बोरी रेंज से अभी हटाई दिया हमने, पहले तो लड़ा, उसको मंत्रिमंडल में लड़े, फैसला भी हुआ, मंत्रिमंडल सरकार ने माना था, मगर अभी किसी कारण से उन्होंने जो भी लालच में जो भी है वो चले गए। अभी कम से कम 50 गांव खाली हो गए होशंगाबाद जिले में। अच्छा, और ये जो समाजवादी जन परिषद है जी, इसको जो संदर्भित किया जाता है,
जो हमें मतलब जानकारी मिली है जी कि मूल रूप से आपको शहरी नक्सली के रूप में संदर्भित किया जाता है। शहरी नक्सली मतलब ये है कि जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है बंदूक की दम पे, उन्हीं को सपोर्ट करने वाले वैचारिक रूप से नक्सलवाद शहर में पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनको संदर्भ में किया गया है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग भी उस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। क्योंकि देखिए, नक्सलवाद लोग जो नक्सल जिनको कहा जाता है वो एक तो ज़्यादातर बंदूक से लड़ने की बात वो करते हैं, मगर हम लोग जो लड़ते हैं हम गांधी और गंजन सिंह, मोहकम सिंह, यहाँ पर जो भी जो तरीका रहा गांधी जी का अहिंसक तरीके से लड़ने का, वो हम लोग करते हैं। धरना जुलूस करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम चुनाव भी लड़ते हैं। नक्सलवाद चुनाव लड़ते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो फिर तो हम लोगों का राजनीतिक दल है। पर उनकी जो सीपीएम पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो चुनाव लड़ती है। हाँ, वो लड़ती, हाँ ठीक है, वो उनका अपना अपना विचारधारा का एक फर्क हो सकता है, मगर इस तरह से आज तक हमारा 30-40 साल का उदाहरण है कि क्या हमने नक्सलवाद जैसा व्यवहार किया है? क्या सरकार ने हमारी बात को सुना? जब दिग्विजय सिंह सरकार में थे हमारी पूरी बात को सुनना पड़ा और सुनने के बाद फैसला करना पड़ा। कांग्रेस तो हमेशा नक्सलवाद को सपोर्ट करना बताया जाता है, या भाजपा के लोग ये हमेशा बताते हैं कि कांग्रेस हमेशा ही इस प्रकार की चीज़ों को सपोर्ट करती हैं जो अराजकता फैलाती हो। देखिए, ये भाजपा का अपना कहना है। अब वो कांग्रेस और भाजपा जाने, वो उनको कैसे मालूम कि वो उनको कैसे सपोर्ट करते, क्या करते, वो उनका बीच का मामला है। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा अपने तरफ से। हाँ, वो उनका क्या कहना, कैसे आरोप लगाना, क्या कहना, उनका मामला है। तो दिग्विजय सिंह के समय आपने क्या किया था? किस मुद्दे पे आपने उनको झुका, सरकार को झुकाया था? देखिए, ऐसा था, दिग्विजय सिंह के समय था 1995 से पहले से चल रहा था लड़ाई। उसमें यह था कि आपने 3 जगह से लोगों को उजाड़ा। तवाबान से 44 गाँव, पुरुप्रेन से 26 गाँव और आर्नेस फैक्ट्री से 9 गाँव लगभग, है ना। आपने उनका पुनर्वास नहीं किया था, उनको ज़मीन के बदले ज़मीन देना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। उनका व्यवस्थापन ठीक से नहीं किया था। तो बड़े लंबे लड़ाई के बाद उन्होंने ये बात माना, ये बात बिल्कुल सही है कि ये पूरी व्यवस्थापन करने में हमारी चूक हुई है। उन्होंने ये बात को माना था। उसमें 4-5 मुद्दे थे कि इस इलाके में तवा बांध बना के आपने 2-2 जिलों में पानी पहुंचा दिया, और यहाँ तवा जलाशय जितने गांव है, लोग हैं, किसान हैं, उनको अभी पानी नहीं दिया आपने। किसी जो तरीके से पहुंचाना चाहिए, सरकार की जबरदस्ती जिम्मेदारी होना था, नहीं किया आपने। तो उन्होंने इस बात को माना, जिसमें उन्होंने वारधा लिफ्ट इरिगेशन और सिलवानी लिफ्ट इरिगेशन स्वीकृत हुआ उसमें। फिर उसके बाद ये था कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ये था कि हम गांव हटाएंगे। उसमें लड़ाई हुआ था कि भाई ठीक है, हम नहीं हटना चाहते, अब जबरदस्ती केस हटा। उन्होंने ये कहा कि हाँ ये बात सही है। उन्होंने मंत्रिमंडल में फैसला लिया कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं हटाएंगे, जो अपना मर्जी से जाएगा तो जाए, और मगर जो वहाँ रहेगा उसका परंपरा का अधिकार कायम रहेगा। 2, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जितने भी विस्थापित लोग हैं उनके सारे लोगों को हम पट्टे देंगे, और जो विस्थापित लोग हैं उनका सर्वे करवाएंगे। उसमें कमेटी बनाए थे, उसमें कलेक्टर उसका अध्यक्ष था, किसान संगठन के साथ में था, उसको नामांकित सदस्य के रूप में रखा था, ये सब। और एक था मछली का जो अधिकार था, मछली पकड़ने का, बेचने का काम था, वो तवा में, तो उसको वर्गीय पेटेंट पे यहाँ पे दिया गया था कांग्रेस के सरकार के समय। उसको 10 साल हम लोगों ने चलाया, बेहतर चलाया। वो उसका सहकारिता के माध्यम से उसको बेहतर चलाया। उसका हमको पूरा काम करने का, उसमें सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग से कुछ पैसा भी दिया था जिसमें पूरा काम चलाने के लिए। तो हमने उसको बेहतर ढंग से चलाया। मगर बाद में उसको वन्य प्राणी कानून को नाम बताकर उसको उलझू दिया, उसको ख़त्म कर दिया। दिक्कत ये होता था कि हमसे दिक्कत उनको ये थे कि हम लोग हम किसी को घूस नहीं दे सकते थे, हम किसी को पैसा खिला नहीं सकते थे, हम उनके कहने पर कोई गलत काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको ये पसंद नहीं आया, इसलिए वो लगातार हमारे खिलाफ थे। सर, विकास कार्य भी जरूरी है? नहीं, विकास काम जरूरी है, मगर जिसके लिए विकास करो बलि किसी की चढ़े, विकास किसी का हो, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आपने तवा जलाशय से पानी ले गया तो आज पूरे तवा जलाशय के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं आप सर्वे कर लीजिए उसमें जाके, अगर आप उनको पानी क्यों नहीं दे पाए आज तक, सवाल ये है। और देश की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, तो आप ये बताओ देश के नाम पर बार बार हम ही को क्यों उसका बलि चढ़ाया जाता है? ये तो गलत बात है। यहाँ आपकी बात को हम ये तो कह सकते हैं ना कि गरीब की बलि चढ़ाई जा रही है। आपके कहने का मतलब ये है कि किसी जात, मुख्य जात की बात नहीं, कर रहे हैं। मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, मैंने गरीब शब्द का उपयोग किया है। देखो, गरीबों में तो तमाम जो समुदाय के जो जाति वर्ग होते हैं, वो किसान हो, मजदूर है, जो भी, वो सब आ जाते हैं उसमें, है ना। हम कोई विशेष जाति की बात नहीं कर रहे हैं। उस इलाके में जो भी लोग आएंगे वो सारे लोग उसमें शामिल है। अच्छा सर, एक चीज़ और, खास तौर पर एक मुद्दा है आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का। जो ईसाई मिशनरीज हैं
वो बहला फुसला के धर्मांतरण कराती हैं, ऐसी लगातार खबरें चल रही हैं और जानकारी मिल भी रही हैं। और ऐसा जानकारी मिली है अंदर से कि जो आपके जो संगठन होते हैं वो इन मिशनरीज को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कौन कब कहाँ का क्या बयान कर रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा हमारा जो संगठन है उन्होंने कहीं समर्थन नहीं किया, कहीं सपोर्ट नहीं किया। अगर इस तरह के वो कर भी रहे हैं तो जबरदस्ती कर भी है तो वो गलत है ना। अगर किसी को इस तरह का, जो वो अपना स्वतंत्र है ना, कि वो कहाँ जाएगा। पर इस पर रोक नहीं लगना चाहिए कि भाई आदिवासी की संस्कृति हो, चाहे यादव समाज की यहाँ पे ज़्यादा बहुलता है आदिवासी और यादव समाज की, उनके साथ में बहला फुसला के और धर्मांतरण किया जाना, क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, बहला फुसला को जोर जबरदस्ती करेंगे, बहला फुसला के करेंगे तो ये तो हम उसमें बोलेंगे। हाँ, ये लगातार हो रहे हैं। आप अभी अपने ऑफलाइन जो चर्चा की थी उसमें हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन चर्चा में आपने बताया था गलत हुआ है, हो रहा है, कुछ परिवार हैं जो धर्मांतरित हो गए हैं। हाँ, नहीं, मगर हो रहे हैं। मगर देखिए, आप एक तरफ ये भी देखिए कि संविधान में एक ये बात भी है कि अगर कोई किसी वर्ग से किसी वर्ग में जाता है तो वो उसका अपना अधिकार स्वतंत्रता होता है ना, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोई भी सिर्फ मशीनरी, ईसाई मशीनरी की बात नहीं है, कोई दूसरी मशीनरी की भी बात करेंगे, अगर जोर जबरदस्ती कहीं करता है तो वो सही नहीं है, गलत है। ये तो सही तो इसके खिलाफ आप लोग, जो संगठन है आपका, वो लगातार जागरूकता कर रहा, फैला रहा है या काम कर रहा है? नहीं, हम जब हमारे सामने किस तरह की बात आते तो हम उन लोगों को बोलते हैं कि हमारी परंपरा जो है आदिवासी की हो या अपनी अपनी जाति की परंपरा हो, हमको अपनी परंपरा में रहना चाहिए, किसी लालच बहकावे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो परंपरा खत्म हो जाता है और फिर जाति के अंदर विखंडन पैदा होता है, उससे फिर समाज के सामने टकराव की परिस्थिति बनती है। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि कहीं अगर ऐसा मुद्दा आता है तो हम बोलते हैं कि आपने को अपनी परंपरा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपरा में कायम रहना चाहिए, वही आपकी पहचान भी है। अच्छा, आदिवासी की परंपरा मुख्य रूप से जंगल को बचाने की होती है। जब ये धर्मांतरण होते हैं तो इसके बाद क्या होता है, अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं लोग, ऐसा देखा गया। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो पुराने पेड़ वृक्ष हैं उनकी छालों को भी बेचा जा रहा है, और जो उनसे फल फ्रूट के माध्यम से, फल के माध्यम से, महुआ हो या जंगली लकड़ी हो या जड़ी बूटी हो, उनसे जो व्यापार हो रहा था वो दूर होके अब कटाई की तरफ चला गया था। उसके बाद एक ग्राम के लोगों ने जब उस मुद्दे को उठाया तो सभी लोगों ने उसको माना। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि देखिए, धर्म और समुदाय की बात अलग हो सकता है, लोगों की अपनी ज़रूरत की बात अलग हो सकता है, जीविका की बात अलग हो सकता है। जीविका में अगर ये दिक्कत आ रही है कि लोगों को अपने पेट भरने के लिए या अपने जीवन चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ये करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी अर्थव्यवस्था, सरकार की अपनी व्यवस्था है, वो उसकी जिम्मेदार है। आज तवा बांध, पूर्व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लोगों को उजाड़ दिया। पहले उनके पास बहुत सारी जमीनी थी, बहुत खेती बाड़ी अच्छी बढ़िया होता था, वो सारे खत्म हो गए। वो फिर उसके बाद विस्तार, जंगल भी खत्म होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसमें तो सरकारों के जो विकास का जो मॉडल है, कहीं ना कहीं वो इसका जिम्मेदार है, क्योंकि रोजगार, बेरोजगार का जो मामला है, लोग अपने भूख मिटाने के लिए चाहे पेड़ काट देंगे, तो पता नहीं क्या क्या जमीन खोद लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कि वो उसको कैसे मतलब यूटिलाइज करे, हाँ, किस प्रकार से रोजगार दे, आप अपना भरण पोषण कर सकें। वो किस तरह एक सम्मानजनक रोजगार तो मिलना चाहिए, ये बात तो सही है। तो ये उसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज उससे जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा कि आपने जो है बीच में, अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हम खुली बात करेंगे, हम छुपाने वाली बात नहीं करेंगे। आप लोगों की मेहनत से भी कटाई पर थोड़ी रोक लगी है, और जो स्थानीय व्यापार है उसको बढ़ावा मिला है। स्थानीय व्यापार मतलब जो महुआ बेचते हैं, गुल्ली बेचते हैं, चिरौंजी बेचते हैं, चिरौंजी जो होती है उसको आप लोग प्राथमिकता में ला रहे हैं। हाँ, देखिए, वो आज से नहीं, परंपरा से वो जीविका का संसाधन है। ये बात सही है कि अभी वो घटता जा रहा है। हाँ, कहीं लालच में कुछ लोग काट देते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं। मगर वो ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं कि वन उपज, जो वन उपज है, एक बहुत बड़ा संसाधन ग्रामीण क्षेत्र का है, मगर वो धीरे धीरे घट रहा है। तो उससे भी आने वाला, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ग्रामीण में जो लोग हैं उनको भी जिस तरह से उसका दाम मिलना चाहिए, वो पूरा दाम भी उनको नहीं मिल रहा, ये भी एक उसकी कमी है। अगर दाम अगर अच्छा मिल जाता है तो फिर हो सकता है कि उसकी भरपाई गांव वाले का हो सकता है उनका। ये मेरे हाथ में एक आपका पत्र है, हक अधिकार रैली एवं धरना। इस पर हम मालवी जी से जानेंगे। मालवी जी इसी संगठन में हैं, अपने पद के विषय में आप बता सकते हैं? मैं पूर्व मंडी अध्यक्ष वीर कृषि उपज मंडी इटारसी। थोड़ा सा जोर से बोलिए।
कृषि उपज मंडी इटारसी के उपाध्यक्ष के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर मिला। अध्यक्ष के उसमें मुझे सेवा करने का मौका मिला और मैं यहीं ग्राम सातपुरा से रहता हूँ, सोहन मालवी। अच्छा सर, आप इस संगठन से कैसे जुड़े? संगठन में तो मैं मतलब सच्चाई बोलूँगा तो मेरी उतनी भागीदारी नहीं है। मेरे पिताजी संगठन में रहे हैं पूरे समय, उनका जीवन उन्होंने संगठन में दिया है, आदिवासियों की सेवा में दिया है। पर जितना जो भी कुछ समय मिलता है मैं देता हूँ संगठन को, पर पूरा समय नहीं देता हूँ या पूरी तरह से। सर, ये संगठन की जो आपका ये पत्र अभी मेरे हाथ अभी छपाया ना शायद आपने इसको 2025 8/10/2025 को, इसमें आपने हक अधिकार रैली एवं धरना का नाम लिया है नर्मदापुरम जिले को लेकर, पूर्व रेंज विस्तार विरोध संघर्ष समिति। सर, पूर्व रेंज को लेकर भी तो ये है ना कि सरकार अगर मान लो अपने हथियारों की टेस्टिंग नहीं करेगी, देश की सुरक्षा का मामला है भाई, उनको अपने हथियारों की टेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना। कहाँ जाएंगे वो? जो पहले से प्रूफ रेंज बना हुआ है उसी का विस्तार हो सकता है, क्या उसको बंद कर देना? तो और भी जगह होंगी ऐसी जगह, और भी जगह टेस्टिंग वगैरह होती होंगी, क्योंकि ये गरीब क्षेत्र है। एक बार पहले भी विस्थापन हो चुका है और विस्थापन हुआ है। जैसे आज हम जिस ग्राम में बैठे हैं सातपुरा में, यहाँ किसी व्यक्ति के पास भी मकान का पक्का पट्टा नहीं है। कुछ लोगों के पास प्रयास करने के बाद ग्राम पंचायत का पट्टा मिला है, जिस पे अगर किसी को आवश्यकता हो कुछ लोन वगैरह लेने की तो वो नहीं मिल सकता। तो ये स्थिति है, लोगों को बहुत कम मुआवजा मिला, नाम मात्र का। लोगों की 100 एकड़ जमीन गई, आज भूमि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है आपने, है ना? क्षेत्र को विस्तार के नाम पर नर्मदापुरम जिला के 16 गांव और बैतूल जिला के 33 गांव को और उजाड़ने की तैयारी बन रही है। तो आप शासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम नहीं हटना चाहते हैं, या अगर मान लो हटने की मजबूरी बनती है, जब देश की सुरक्षा की बात आती है, हटने की मजबूरी बनती है, तो उसका कोई समाधान नहीं निकल सकता कि हम समाधान निकालें उसका? उसका समाधान कैसे निकलेगा? सरकार के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि ज़मीन दे दे। आज जो किसान सिर्फ उसको खेती का अनुभव है, वो सिर्फ खेती ही करेगा, उसके अलावा वो क्या कर सकता है? अगर उस विस्थापन होता है और उनको भूमि के एवज में भूमि नहीं मिलेगी तो वो तो बंधुआ मजदूर बन जाएगा कहीं भी। पैसा कितने दिन रहता है किसी के पास? पैसा रह सकता क्या? हमने और भी जो विस्थापन हुए हैं तवा डैम के नाम पर या प्रूफ रेंज के नाम पर ही हमारे बुजुर्गों को जो विस्थापन हुआ है, या अभी जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर जो विस्थापन हुए हैं, हम उनकी आज स्थिति देख रहे हैं कि वो बस सिर्फ रह रहे हैं और मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहे हैं। उनके मतलब खाने के लाले पड़े हैं। अलग हुआ मतलब, हाँ, जो उनको आता था, बिल्कुल, जो उनकी स्किल थी उससे अलग हुए हैं, बिल्कुल। तो सर, इसको इसे आप मतलब कुल मिला के यहाँ से हटना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं हटना चाहते, विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम, है ना? विरोध। आगे की क्या योजना है आपकी? अब आगे अभी तो हमने सरकार को अवगत कराया है इस चीज़ से, होशंगाबाद में रैली जुलूस के रूप में अपना प्रदर्शन किया है कि हम लोग नहीं हटना चाहते हैं। और आगे भी जो भी सरकार अगर अभी उस विषय पे आगे आती है तो उसके लिए आगे हम योजना बनाएंगे, क्या कर सकते हैं उस पर। अच्छा फागराम जी, आपने मुझे कुछ फाइल दिखाई थी जिसमें आपने नेताओं के पास भी जाकर, जिसमें दुर्गादास उइके क्षेत्रीय विधायकों के पास और ये सांसद जी हैं, इनके पास भी आप गए या इन्होंने? नहीं गए, इनके पास नहीं गए आप। दरअसल सिंह चौधरी। तो मुझे ये बताएं कि अभी वीडी विकी के पास कौन गए थे? मंगल सिंह दोरे पूर्व विधायक गए थे ये? हाँ, ये तो बेतुल का मामला है ना। अभी आप किसी के पास नहीं गए? हम नहीं गए, कलेक्टर ऑफिस गए थे। बस अपना पत्र व्यवहार करने गए थे, जनता अपनी बात कहने गए थे, उन्होंने बोल दिया, बता दिया। अच्छा, ज्ञापन भी दे दिया। इसमें जो है नेताओं के बयान आए हैं कि खाली नहीं होगा, हम आपके लिए स्वयं लड़ेंगे जमीन पर आकर। इससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, देखिए, ये तो वो बैतूल के बारे में बोला है, वो डीडी के जो सांसद है वहाँ के, वो 4-5 विधायक जो उन लोगों ने उसको बोला, ऐसे उन्होंने बोला, ऐसा अखबार में है ना। हाँ। अब देखना यही है कि उन्होंने तो जनता को बोल दिया, भरोसा दे दिया है कि हम आपके साथ है। ये तो समय बताएगा कि कितना कौन साथ में है ना। हाँ। कौन कितना साथ में है। तो वो तो बैतूल क्षेत्र में जो जनता है उनको बोला है। अभी हमारे यहाँ तो ना तो कोई सांसद मिलने आया ना बात करने आया, वहाँ तो इतना तगड़ा ताकत बन गया कि वहाँ पर चारों विधायकों को और मंत्री को बैठना पड़ा और उनको चर्चा करके जनता को आश्वस्त करना पड़ा कि भाई ठीक है, आप घबराने की जरूरत नहीं, हम बैठे। उन्होंने ऐसा बोला, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अभी कोई पूछने नहीं है। शासन के आदेश मुझे आपने दिखाए हैं जी, खैर वो सत्यापित नहीं है, प्रमाणित नहीं है, पर शासन के आदेशों में तो सीधे इनका ब्यौरा मांग लिया गया है। इन गाँव का जो 44 गांव जितने आप बोल रहे हैं, 42-44 गांव, 26 दर के हैं, बैतूल जिले के 12-13 दर के भी हैं, उनका ब्यौरा मांग लिया है।
ब्यौरा मांगने का मतलब ये है कि कार्रवाई स्टार्ट हो गई है हाँ है ना। हाँ। तो फिर आप इसके प्रति कितने आश्वस्त हैं कि भाई ये जो नेता हैं ये क्या बोल रहे हैं और शासन क्या कर रहा है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है संगठन के रूप में? नहीं देखिए, हमारे दिमाग में ये बात चल रहा है कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं या सांसद जो लोग हैं, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, मगर दिक्कत ये है कि आप किसी क्षेत्र को विस्थापन करते हैं तो सरकार के पास क्या उनको बसाने की क्या व्यवस्था है, उनके पास मुआवजा देने की क्या व्यवस्था है, ये सब उन्होंने आज तक कोई बताया नहीं है। अगर जनता के बीच में अगर ये बात आता है तो वो विचार कर सकते 2 मिनट, ये तो उन्होंने नहीं बताया। तो जनता ने पहले भी ठोकर खाई, ये विस्थापन हो गए, सारा अपना जमीन चला गया, जंगल चला गया, सब कुर्बान हो गए। तो उस धोखे को अब झेलना नहीं चाहता है। अब स्पष्ट बात यह है, हमारा कहना उस पे कि इस तरह का विस्थापन नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते कि देश का सुरक्षा हो, हाँ, मगर अब देश की जनता को उजाड़ के देश की सुरक्षा कैसे कर सकते भाई, है कि नहीं? तो हमारा ये कहना है। और इतना भारत देश इतना बड़ा जगह है, वो देश है, कहीं भी आप इसके अलावा दूसरे जगह भी आप ये कर सकते हैं, हमारा ये कहना है। हम मना नहीं करेंगे आप दूसरी जगह मत करिए, जहाँ पर जंगल एरिया है, पहाड़ पर्वत एरिया है, जहाँ पर कम गांव उजाड़ा जाएगा, जहाँ कम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, आप वहाँ जाके बना सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। मगर आप अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम 40-50 साल में धीरे धीरे तो अब हम संभल ही रहे थे, और फिर अब आपने उजाड़ने की बात कह दी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। और एक बात हम और कहना चाहते हैं कि ये 5 वाली सूची क्षेत्र है, यहाँ ये कहा जाता है, खुद ही सरकार कहती है कि ग्राम सभा के बिना सहमति के आप यहाँ किसी चीज को लागू नहीं कर सकते, मगर आप जबरदस्ती थोप रहे हो और आप 5 वाली सूची कानून ताक में रख के आप ठेका बता के वो सारा काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। आपने इसमें पैसा एक्ट का उल्लेख भी किया है, हाँ, आपको लगता है कि पैसा एक्ट काम करेगा इसमें? देखिए पैसा एक्ट, देखिए ऐसा है, अगर पैसा एक्ट काम करता, उन्होंने बहुत लचीलापन बनाया। सबसे पहली बात तो ये, पैसा एक्ट जो है बहुत लचीला कानून है। उसमें अगर मान लो आज जैसे हाईवे का रोड जमीन गया, क्या पैसा कानून का अनुमति लिया? क्या रेलवे लाइन की जमीन गई उससे लिया? क्या मायनिंग के सारे खदान आपने अपने हाथ में ले लिया, आपने पैसा कानून को बोला? भाई कहीं पर भी एक कानून चलाइए, आप 2 कानून ना चलाइए, तो ये बहुत बेहतर होगा। मगर अब हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, कानून में जो गुंजाइश हम कानून के उससे भी लड़ेंगे, और बाकी फिर जनता के पास सड़क पर आके लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। जैसे उदाहरण आपको पता है, आप पत्रकार हैं, आप जानकार रखते हैं कि अपने देश में अरावली का एक मामला आया, जब जनता आया बीच में तो सरकार को बात सुनना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ा। ये बात तो जनता की बात को, जनता के मुद्दों को सरकार को समझना चाहिए, और समझने के बाद ही कोई नया चीज करना चाहिए, कोई परियोजना लाना चाहिए, उनसे बिना पूछे नहीं लाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, ठीक बात नहीं। तो ये हमारे साथ आज समाजवादी जन परिषद के महामंत्री, राज्य महामंत्री फागराम जी थे, साथ ही उनके साथी जो पूर्व में मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं नर्मदापुरम के इटारसी शहर के। इनसे हमने कुछ खास बातें करी, जिन बातों में हमने स्पष्ट रूप से आपके सामने चीज़ों को लाया, तीखी बातें हुई और स्पष्ट बातें हैं, इनमें कोई झोल झाल नहीं है। संगठन को, चाहे संगठन ये हो चाहे कोई भी हो, जब बड़े संगठन, जो मेरे को देखने में पाया गया है, जब बड़े संगठनों को छोटे संगठनों को दबाना होता है तो कई प्रकार के उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। धर्मांतरण की एक मूल समस्या इस क्षेत्र में बन रही है, परंतु ऐसे संगठन भी ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं जो इस क्षेत्र के कल्चर को, संस्कृति को और उनके रहवास को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मूल उद्देश्य इनके संगठन का ये है, जिसका दावा मीडिया नहीं कर सकती, पर मूल उद्देश्य इनका, जो मैंने फाइलें पढ़ी हैं इनकी, मूल उद्देश्य यह है कि हम यहाँ से हमारा विस्थापन नहीं चाहते। मूलतः जो रोजगार हम करते आए हैं या जिस प्रकार से हम भरण पोषण करते आए हैं, हम उस पर ही रिलाय रहना चाहते हैं, आधारित रहना चाहते हैं। एक उदाहरण मेरे सामने भी आया था, जब 2014-15 में शायद सतपुड़ा रेंज का जब विस्तार हुआ था, उसका टाइगर प्रोटेक्शन को लेकर, टाइगर रिजर्व को लेकर, उसमें से ज़्यादातर लोगों को, फागराम जी, ज़्यादातर लोग पैसा नहीं मिला अभी, है ना? हाँ, अभी नहीं, अभी क्या हुआ कि जो बैतूल जिले या छिंदवाड़ा से लगे जिले हैं, जैसे तीता है, यहाँ के बहुत सारे गांव के लोग आए हैं। अभी कुछ दिन से अखबारों में भी समाचार छपा था जुलाई मुलाई के आजू बाजू में कि उनको 8-10 परिवार को लाया है, मगर अभी सुनने में आया कि उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। दिक्कत ये है कि व्यवस्थापन, ये लोग उठा के उनको फेंक फाँक देते हैं, उसका व्यवस्थापन का ठीक से करते नहीं है, वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये कोई भी व्यवस्थापन, उसकी जो नीतिगत है वो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि
सिर्फ उनको उठा कर इधर डाल दिया। हम मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सिर्फ पूरी चीज पूरा व्यवस्थित ढंग से पूर्ण रूप से उनको कराना चाहिए। ये सरकार की जो विस्थापन नीति को लेकर मुख्य उद्देश्य है इनका कि विस्थापन नीति बनना चाहिए कि जब उनका आप पुनर्वास करोगे तो पुनर्वास का आधार क्या होगा। ये नहीं होगा कि आपने उठा के उनसे बोला कि आपको 4 एकड़ खेत दे दिया, आप जाओ वहाँ कर लो या पैसा आप ले लो। हमको नहीं, मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि देखिए पुनर्वास नीति उन्होंने बनाया है, मगर क्या है कि पुनर्वास नीति से उसकी पूरी चेन से जमीन नापी गई, रस्सी से नापी, तो वो आज वो जीपीएस से उसको नाप रहे हैं, उसमें बहुत फर्क निकल रहा है। किसानों के पट्टे में जमीन कम है और जोत में ज्यादा है, अतिक्रमण कोई नया नहीं है उसमें, तो ये रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद ही वन ग्राम के पट्टेधारियों को 10 ग्राम में जोड़ना चाहिए। नंबर 6, बोरिया ब्रहण के पुनर्वासित ग्रामों के गरीब किसान आदिवासियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा में से जोड़कर उनको योजना का लाभ देना चाहिए। कहने का मतलब आज धाई जैसे गांव है, बाबई ब्लॉक में है, और इधर अपने केसला ब्लॉक में गांव है। ये सारे गांव कोई 20 साल हो गए, कोई 21 साल हो गए, कोई 15 साल हो गए, कोई 12 साल हो गए, मगर अभी तक उनको किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल रहा है। 2 बार सरकार बन गई, हाँ, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है, तो ये उनको मिलना चाहिए। नंबर 7, ग्राम चांदकिया लघु जलाशय व नहर परियोजना से प्रभावित होकर जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 1-1.5 साल 2 साल हो गया कि चांदकिया में एक बांध बनाया जा रहा है, वो लगभग 80% बन गया है और अभी तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। कैसी गतिविधि से कार्रवाई चला रही सरकार, वो पूरी कार्रवाई जल्दी करके उनको जल्द का जल्द उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके खाते में डालना चाहिए। उनके पेड़ गए, पौधे गए, फलदार, उनके भी मुआवजा मिलना चाहिए, है नहीं। फिर इसके बाद बारधा 8 नंबर बारधा सिलवानी उद्वन सिंचाई योजना लिफ्ट इरिगेशन को जल्द चालू कराया जाए। कोई ऐसा विकल्प तैयार करे जिससे किसानों के खेत में तक पानी पहुंचा जाए। सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया उसमें और उसके लिए बहुत लोग लड़े। आज तवा जलाशय में चमोलिस गांव को डुबा के तवा जलाशय का पानी आज होशंगाबाद और हरदा जिला पहुंचा दिया पानी, मगर यहीं पर लोगों को खेत में पानी नहीं मिल रहा। ये बड़ी गजब की बात है। सरकार जल जंगल जमीन सरकार कंपनी विदेशी कंपनी को सबको दे रहा, मगर यहाँ पानी लाकर नहीं दे पा रहा। ये सरकार नियत की बड़ी कमजोरी है। ये उनको पानी मिलना चाहिए किसानों को। नंबर 9, गरीब किसान आदिवासी पर झूठे मुकदमे बनाना बंद करो। जो चीचा में बनाया है मर्सगोले के ऊपर बिल्कुल झूठा है। सरकार तो कहता है कि पहले हम नोटिस देंगे, उसके बाद केस बनाएंगे, हैं, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई आगे करने की बात कहते। यहाँ उनकी बात नहीं सुनी और उनको एकदम उन्होंने खूब निवेदन किया, पांव पड़ लिया, मगर प्रशासन के लोग नहीं माने, वन विभाग के लोग, और आज उनका ट्रैक्टर गरीबों का फंसा दिया। तो किसी को भी गरीब लोगों को इस तरह से झूठा केस नहीं बनाना चाहिए सरकार को।